वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन इज़ फ्री बाय मिसेस राणा। सो लास्ट में वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का। इसमें हमने स्टडी किया था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, हमने एक्टिविटीज़ की थी कुछ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक, दैट इज़ केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसको। Activity 1.1 can be described as when magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to magnesium oxide. This description of chemical reaction in a sentence form is quite long. It can be written in a shorter form. The simplest way to do this is to write in the form of a word equation. The word equation of the above reaction would be magnesium plus oxygen gives magnesium oxide. रिएक्टेंट्स हैं हमारे मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होकर आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। स्टूडेंट, ये हमने एक्टिविटी 1.1 किया था, ठीक है, वही आपको बताया। द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेस इन रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स। द न्यू सब्सटेंसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज द प्रोडक्ट। द वर्ड इक्वेशन शोज change of reactant to product through an arrow placed between them. The reactants are written on the left hand side with plus sign between them. Similarly, the products are written on the right hand side with a plus sign between them. The arrowhead points towards the product and shows the direction of the reaction. अब आप सोचोगे ये सब क्या भूल गए, तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए अच्छे से यहाँ पे बताती हूँ कि पहले हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, पहले हम स्टडी करेंगे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में। ये रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या है, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स क्या है, हमने 3 एक्टिविटी की है, उसको बारी बारी स्टडी करके आपको बताते हैं, ठीक है? एक्टिविटी 1.1 जो हमने स्टडी की थी, 1.1 जो हमने स्टडी की थी, उसमें क्या था? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, यही था। हाँ, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, ये हमने एक्टिविटी स्टडी किया था, ठीक है? तो इसमें हमने क्या लिया था? इसमें हमने मैग्नीशियम रिबन लिया था। स्टूडेंट्स, लेबोरेटरी में जो मैग्नीशियम मेटल है वो जनरली रिबन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, या फिर मैं कहूँ तो वायर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो मैग्नीशियम रिबन है वो क्या होता है? एक शाइनिंग सरफेस से आपको पता लग जाएगा। उसका जो सरफेस कैसा होता है? शाइनिंग सरफेस होता है, ठीक है? अब वो शाइनिंग सरफेस क्यों होता है? क्योंकि वो एक वाइट लेयर से कोट किया जाता है, एक वाइट लेयर से उसको कोटिंग की जाती है। उस वाइट लेयर जो होती है वो होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अभी जो वाइट लेयर की कोटिंग है ये क्यों की जाती है, ठीक है? क्योंकि ताकि हमारा जो मैग्नीशियम रिबन है वो जो हमारा मॉइस्ट एयर है, मॉइस्ट जो इन्वायरमेंट है उसके साथ रिएक्ट ना कर जाए, ठीक है? जो मॉइस्ट एयर है उसके साथ रिएक्ट ना कर जाए, इसलिए उसको वाइट लेयर से कोट किया जाता है, दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड से कोट किया जाता है, ठीक है? तो हम एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी करने से पहले हम उस मैग्नीशियम रिबन को क्या करेंगे? क्लीन करेंगे। किसकी हेल्प से? सैंड पेपर की हेल्प से। आप सैंड पेपर की हेल्प से मैग्नीशियम रिबन को क्या करोगे? क्लीन करोगे। ये मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करोगे, ठीक है? ताकि वो लेयर हट जाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो हट जाए, ठीक है? फिर उसके बाद आप क्या करोगे? आप मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करने के बाद उसको पेयर ऑफ टोंग से पकड़ोगे, ठीक है? और उसको बर्न करोगे, ठीक है? स्पिरिट लैम्प की या फिर बर्नर की हेल्प से, ठीक है? तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो? आप ऑब्जर्व करते हो कि एक डैज़लिंग वाइट लाइट क्या होता है? डैज़लिंग वाइट लाइट वहाँ पे आपको देखने को मिलती है जब मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है। और चाइना डिश में आपको वाइट पाउडर मिलता है जो कि होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है? तो ये हमने एक्टिविटी 1.1 ऑलरेडी करके रखी है, ठीक है? हमने क्या देखा था? हमने मैग्नीशियम लिया था, मैग्नीशियम आपने उसको विद द हेल्प ऑफ बर्नर बर्न किया, ठीक है? एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, आपको एक वाइट पाउडर मिला जो कि क्या था? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है? अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने क्या क्या चीज़ लिए स्टार्टिंग में?
आपने लिया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, राइट। ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपने लिए, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो आपका एक्टिविटी करने के बाद जो आपको नया प्रोडक्ट मिला, नया जो सब्सटेंस मिला, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट्स आर द केमिकल substances taken originally which may react together, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब ये जो रिएक्ट करेंगे और ये जो प्रोडक्ट क्या है, ये क्या है? ये है न्यू केमिकल सब्सटेंस। जब रिएक्ट करेंगे और एक नया सब्सटेंस फॉर्म करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कि एक ही फॉर्म हो, एक से ज़्यादा भी फॉर्म हो सकता है। ठीक है, उसके लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जो अपने एक्टिविटी 1.2 किया था। ठीक है, वो एक्टिविटी क्या था? हाँ, रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, राइट। कलर चेंज कर लेते हैं। तो एक्टिविटी 1.2 आपने क्या किया था? रिएक्शन बिटवीन lead nitrate and potassium iodide। ठीक है, ये हमारा 1.2 था। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया था? हाँ, इसमें हमने लिया था लेड नाइट्रेट। इसमें आपने लेड नाइट्रेट सोल्यूशन लिया था। ठीक है, हमने लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया था एक टेस्ट ट्यूब में, राइट। फिर उसको हमने मिक्स किया था किसके साथ? पोटेशियम आयोडाइड, राइट। पोटेशियम आयोडाइड के साथ हमने उसे मिक्स किया। फिर आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है यहाँ पे? आपको एक येलो सॉलिड अपीयर होता है यहाँ पे, एक येलो सॉलिड, या फिर मैं कहूँ तो प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिलता है। प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिलता है किसका? लेड आयोडाइड का, लेड आयोडाइड का। ठीक है, और साथ में फॉर्म होता है, स्पेस नहीं बची है, कोई बात नहीं, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, ऐसे कुछ रिएक्शन हुआ था, हमें येलो प्रेसिपिटेट देखने को मिला था, जो कि एक नया सब्सटेंस बना था। ठीक है, किसका मिला था? हमें मिला था लेड आयोडाइड का। ठीक है, और जो दूसरा सब्सटेंस है वो सोल्यूशन में ही क्या हो गया था? वो घुल गया था। ठीक है, इसी वजह से उसका कोई प्रेसिपिटेट नहीं बना था, कोई कलर नहीं बना था, आप उसको देख नहीं पा रहे थे। वो था आपका पोटेशियम नाइट्रेट, जो आपका नया सब्सटेंस बना था एक और, वो था पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, जहाँ पे लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे लेड नाइट्रेट, सॉरी, हाँ, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड क्या है? ये है रिएक्टेंट्स। क्या है? रिएक्टेंट्स। ठीक है, और आपको जो न्यू केमिकल सब्सटेंस फॉर्म होते हुए दिखे हैं, वो क्या है? प्रोडक्ट्स। क्या है वो? प्रोडक्ट्स। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है एक ही बने, एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं। जैसे आपने एक्टिविटी 1.2 किया था, जिसमें रिएक्शन हुआ था लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में, आपको येलो प्रेसिपिटेट देखने को मिले थे, जो कि लेड आयोडाइड के थे, न्यू सब्सटेंस जो आपको फॉर्म होता, और जो पोटेशियम नाइट्रेट था वो हम देख नहीं पा रहे थे, बिकॉज वो सोल्यूशन में ही रह गया था। ठीक है, यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, और प्रोडक्ट आपके निकल के आए हैं लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अच्छा, ये जो इसको मैं ऐसे भी लिख के बता देती हूँ आपको कि आपका लेड नाइट्रेट क्या होता है?
यस, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब पोटेशियम आयोडाइड आपको पता है कि आई के फॉर्म में लिखा जाता है। नेक्स्ट है आपका लेड आयोडाइड, ये है लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। इसको बैलेंस करना हम बाद में सीखेंगे, फिलहाल मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है। अब एक और एक्टिविटी जो हमने स्टडी की थी उसे भी देख लेते हैं। 1.3, ठीक है। लास्ट एक्टिविटी क्या थी हमारी? यस, रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट HCl ले लो, हाइड्रोक्लोरिक ले लो या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, ठीक है, जो लेना ले लो, ठीक है। हमने क्या किया था इसमें? फ्यू पीसेस ऑफ ग्रैन्युलेटेड जिंक लिए थे, फ्यू पीसेस ऑफ ग्रैन्युलेटेड जिंक लिए थे, ग्रैन्युलेटेड जिंक लिए थे, ठीक है। कॉनिकल फ्लास्क में ले लो, टेस्ट ट्यूब में ले लो, उसमें हमने ऐड किया डाइल्यूट, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों में से जो मन है वो ऐड करो, ठीक है। फिर आपको क्या दिखा था? आपको दिखा था कि एक गैस इवॉल्व हुई है, बहुत ही ब्रिस्कली एक गैस इवॉल्व हुई है, ठीक है। और हमने जो फ्लास्क को टच किया था, जिस कॉनिकल फ्लास्क में रिएक्शन हुआ, वो क्या हुआ था? उसका टेम्परेचर क्या कर गया था? चेंज कर गया था, इंक्रीज़ कर गया था। जो टेम्परेचर है, वो जो कॉनिकल फ्लास्क है वो हल्का सा क्या हो गया था? हॉट हो गया था, ठीक है। अब हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या निकल के आए थे? हमें पता है कि हमारे पास प्रोडक्ट्स निकल के आए थे जिंक सल्फेट, अगर आपने ये लिया है सल्फ्यूरिक एसिड लिया है डाइल्यूट, ठीक है, प्लस, ठीक है, जो गैस ब्रिस्कली इवॉल्व हुई थी वो थी हाइड्रोजन गैस। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको कैसे पता लगेगा कि जो गैस इवॉल्व हुई है वो हाइड्रोजन गैस है? ठीक है, इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ठीक है। जब भी वो गैस इवॉल्व हो तो आप क्या करोगे? एक लाइटेड कैंडल, जली हुई कैंडल उसके पास लाओगे, ठीक है, जहाँ से गैस इवॉल्व हो रही है उसके ऊपर आप रखोगे, अपर एंड ऑफ द ट्यूब में के ऊपर आप रखोगे, ठीक है। अगर जो गैस है इवॉल्व हो रही है, ठीक है, और जो कैंडल जो बर्न हो रही है वो एक पॉप साउंड क्रिएट करता है, तो यानी आपकी गैस कौन सी इवॉल्व्ड है? वो है हाइड्रोजन। कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? हाइड्रोजन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब आप लाइटेड कैंडल लाओगे नियर द अपर एंड ऑफ द ट्यूब, ठीक है, तो जो गैस है वो बर्न करेगी विद द पॉपिंग साउंड। ये जो गैस है ये बर्न करेगी विद द पॉपिंग साउंड, ठीक है। तो इससे हमें पता लग जाएगा जो गैस इवॉल्व है वो कौन सी है? हाइड्रोजन। वो गैस इवॉल्व कौन सी है? हाइड्रोजन, ठीक है। ओके, जो दूसरा सब्सटेंस हमें मिला है वो क्या है? जिंक सल्फेट, ठीक है। ये भी हम नहीं देख पाएंगे बिकॉज इट रिमेन्स इन द सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे फिर से क्या हुआ है? एक केमिकल रिएक्शन हुआ है किसके बीच में? ग्रैन्युलेटेड जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में, या फिर कहो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में, ठीक है। यहाँ पे रिएक्टेंट्स क्या हैं? ये है ग्रैन्युलेटेड जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है? रिएक्टेंट्स। ये क्या है? रिएक्टेंट्स, राइट। और ये जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस से इवॉल्व हुई है, ये क्या है? आपके प्रोडक्ट्स। क्या है स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट्स, राइट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जिंक को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ऊपर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे बता रही हूँ आपको, ठीक है, के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपका जिंक क्लोराइड फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। अब बोलोगे कि मैम ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है, नीचे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्म में बता दिया, तो इसको ऐसे भी कर लेते हैं, ठीक है। ओके, ना हमें पता है इसमें रिएक्टेंट्स क्या है? जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट, और प्रोडक्ट्स क्या हैं? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ठीक है। फिर से एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं कि रिएक्टेंट क्या होते हैं। रिएक्टेंट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस टेकन ओरिजिनली विच में रिएक्ट टुगेदर, ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस टेकन ओरिजिनली विच में रिएक्ट टुगेदर, ये क्या है? रिएक्टेंट्स।
और प्रोडक्ट क्या है, जो न्यू केमिकल सब्सटेंस आपके फॉर्म होते हैं वो क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, रिएक्टेंट्स भी एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ क्या रहे थे, टॉपिक क्या था हमारा मेन टॉपिक था केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, कि केमिकल इक्वेशंस है क्या, क्यों लिखा जाता है केमिकल इक्वेशन, क्या ज़रूरत है इस केमिकल इक्वेशन को लिखने की, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ, ये जो मैं ऊपर क्या लिख रही थी, रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। जब भी हम कोई रिएक्शन एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, जैसे हमने कह दिया जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड गिव आउट हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आपके लिए एक बार लिख देती हूँ, हम नॉर्मली क्या लिख रहे हैं कि जिंक reacts with dilute hydrochloric acid and form zinc chloride and and gives out hydrogen gas। तो हमने लिखा जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड गिव्स आउट हाइड्रोजन गैस। स्टूडेंट्स, ये कुछ ज़्यादा ही लंबा सेंटेंस नहीं हो गया, ठीक है, बहुत ही लंबा सेंटेंस नहीं हो गया। यहाँ पे तो चलो आपने 2 रिएक्टेंट्स लिए हैं, 2 प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं, अगर आप 3-4 रिएक्टेंट लो, 5-6 प्रोडक्ट फॉर्म हो, कितनी लंबी लंबी लाइंस लिखने पड़ेंगे, इतने लंबे लंबे लॉन्ग सेंटेंसेस लिख लिख के आप थक जाओगे, ठीक है। इतनी सारी रिएक्शन है, हर केस में आपको लॉन्ग सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे, ठीक है। लॉन्ग सेंटेंस या तो एक ये तरीका हो गया, ठीक है, एक और तरीका बताती हूँ, ठीक है। हमने क्या किया, ऊपर कैसे लिख रहे थे, ये देखो ऐसे लिख रहे थे, ग्रैन्युलेटेड जिंक प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट। ये तो चलो मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट ही कर दिया, पर हम कैसे लिख रहे थे, एक तरीका ये है, जिंक लिया हमने, उसमें हम क्या कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं, सल्फ्यूरिक ही लिया है ना, नहीं हाइड्रोक्लोरिक लिया है, हाइड्रोक्लोरिक ही लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक भी नहीं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे हैं, तो पूरा लिखते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये डाल रहे हैं, इसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है जिंक सल्फेट, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। अब भी थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, अब आप बोलोगे चलो ठीक है, इतने लंबे लंबे लॉन्ग सेंटेंसेस लिखने से अच्छा तो आप ये वर्ड के फॉर्म में लिख दो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ऐसी इक्वेशंस जो कि इन टर्म्स ऑफ वर्ड आप लिखते हो, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, वर्ड इक्वेशन, ठीक है, क्या कहते हैं, वर्ड इक्वेशन। अगर मैं इसको बताऊं तो आप लिख सकते हो, वर्ड इक्वेशन क्या है, a word equation is a chemical reaction expressed in words, expressed in words, ठीक है। ऐसी इक्वेशन जो कि एक्सप्रेस करते हो आप वर्ड्स में, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। एक तो ये तरीका आ गया, ठीक है। बाकी आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स है विद द प्लस साइन बिटवीन देम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, विद द प्लस साइन बिटवीन देम, साइन हमेशा याद रखना प्लस ही होगा, ठीक है। और राइट हैंड साइड में आपको क्या मिल रहे हैं, प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं विद द अगेन प्लस साइन बिटवीन देम, ठीक है। और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में कौन सा साइन है, एरो का साइन है, कौन सा साइन है, एरो का साइन है, ठीक है। अब ये भी थोड़ा सा एक लंबा तरीका आ गया, ठीक है, पहले वाले से शॉर्टकट है,
थोड़ा एक और लंबा आ गया, ठीक है। तो हमारे पास एक और तरीका है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम कहते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये केमिकल चेंज का एक शॉर्ट हैंड मेथड है रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। जो भी केमिकल रिएक्शन है उसका एक शॉर्ट हैंड मेथड है, यहाँ पे लिख देते हैं, एक शॉर्ट हैंड मेथड है ये एक, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स कहो या फिर कहो फॉर्मूले, ठीक है, ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। क्या कहा मैंने, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक शॉर्ट हैंड मेथड है इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले, ठीक है, ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब आप सोचोगे ये क्या आ गया, ठीक है, ये हम करते आ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको लग जाएगा पता कि जिंक को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पीरियोडिक टेबल याद करो, Zn, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, सॉरी फिर से मैं सल्फ्यूरिक एसिड लिखने जा रही थी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपका HCl, ठीक है। फिर सेपरेटेड रिएक्टेंट्स हैं, ये क्या है स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट्स हैं सेपरेटेड बाय अ प्लस साइन, और जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है उनको सेपरेट करते हो बाय साइन एरो, ठीक है। और आपका फॉर्म होता है जिंक क्लोराइड ZnCl प्लस हाइड्रोजन गैस क्या करती है, इवॉल्व, ठीक है। और ये क्या आ गए, ये आ गए आपके प्रोडक्ट्स, क्या आ गए आपके, ये आ गए आपके प्रोडक्ट्स सेपरेटेड बाय अ प्लस साइन बिटवीन देम, ठीक है। तो ये क्या है, ये है आपकी केमिकल इक्वेशन, क्या है ये, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप करते हो, ये है आपकी केमिकल, जो इतने टाइम से हम बोल रहे थे केमिकल इक्वेशन क्या है, ठीक है। उसके लिए हमने फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज स्टडी किया, पता लगा हमें कि केमिकल चेंज जहाँ जहाँ होती है वहाँ वहाँ आपकी केमिकल इक्वेशन, आप आँख बंद करके बोलोगे कि वहाँ वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रखी है, केमिकल रिएक्शन हो रखी है, और वैसे केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम शॉर्ट हैंड मेथड से, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उसे कहते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स या फिर फॉर्मूले ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उस, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन, क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। आई होप स्टूडेंट्स अब आपको समझ में आ गया है कि केमिकल इक्वेशन क्या है, ठीक है। इसको डिफाइन कर सकते हो आप, द शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ representing a chemical reaction in terms of symbols and formulae of the different reactants and products, ये क्या है, ये है डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ओके, तो आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में,
आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया है कि रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, ठीक है, कैसे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। देखो यहाँ पे एग्जांपल है आपका, ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, रिएक्टेंट्स, राइट हैंड साइड में क्या है, प्रोडक्ट्स, ठीक है, सेपरेटेड बाय अ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट सेपरेटेड बाय अ एरो साइन, ठीक है। जो रिएक्टेंट्स हैं यहाँ पे वो भी सेपरेटेड होते हैं हमारे प्लस साइन से। यहाँ पे प्रोडक्ट एक ही फॉर्म हुआ है, अगर एक से ज़्यादा फॉर्म होता तो अगेन वो प्लस साइन से सेपरेट होता, ठीक है। ओके, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन ये भी हमने कर लिया है, ठीक है, फिर भी इसको एक बार रीड कर लेते हैं। Is there any other shorter way of representing chemical equations? Chemical equations can be made more concise and useful if we use chemical formulae instead of words. अभी किया हमने. A chemical equation represents a chemical reaction. If you recall formulae of magnesium oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as, हमें पता है मैग्नीशियम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जब रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है, वाइट पाउडर जो आपको मिलता है, ठीक है, बर्न करने पे मैग्नीशियम रिबन को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। Count and compare the number of atoms of each element on the left hand side and right hand side of the arrow. Is the number of atom of each element the same on both sides? If not, then the equation is unbalanced because the mass is not the same on both sides of the equation. Such a chemical equation is skeletal chemical equation for a reaction. Equation 1.2 is a skeletal chemical equation for the burning of magnesium in air. अच्छा, अब इसको हम क्या करना सीखेंगे, हम इसको करना सीखेंगे बैलेंस, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या दिया है, ओके, सबसे पहले हमारा क्या था, राइटिंग अ, टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। हमें पता है केमिकल इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, हम सिंबल और फॉर्मूला की विद द हेल्प ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम लिखते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट लिखेंगे, रिएक्टेंट्स आपके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। सपोज आपका रिएक्टेंट 1 है, ठीक है, वो रिएक्ट करेगा रिएक्टेंट 2 के साथ सेपरेटेड बाय अ साइन प्लस साइन, ठीक है, सेपरेटेड बाय साइन प्लस साइन। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो सेपरेट होंगे आपके एरो साइन से, ठीक है। प्रोडक्ट आपका आता है राइट साइड में, सपोज आपके 2 प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं, अगेन जो प्रोडक्ट हैं वो भी सेपरेट होंगे आपके बाय अ साइन प्लस साइन, ठीक है। ये याद रहेगा याद स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, ठीक है। अब आपको जो एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच के रिएक्शन का, वो देख लेते हैं, वो क्या बता रहा है। इसमें कहा है जब आप मैग्नीशियम रिएक्ट करते हो ऑक्सीजन के साथ तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, हमें पता है, ठीक है। अब ये जो रिएक्टेंट्स के साइड में आप काउंट करोगे नंबर ऑफ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है, नंबर ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट के साइड भी अगेन आप काउंट करोगे नंबर ऑफ मैग्नीशियम एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट, ठीक है। ओके, रिएक्टेंट के साइड में कितने मैग्नीशियम है, 1, ठीक है। प्रोडक्ट के साइड में कितने मैग्नीशियम है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2, ठीक है। अब रिएक्टेंट के साइड में कितने ऑक्सीजन थे, 2, ठीक है। अब प्रोडक्ट के केस में आ जाते हैं, प्रोडक्ट के केस में कितने मैग्नीशियम है, 1, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है यानी इसको हम क्या मानते हैं, 1, ठीक है। जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है वहाँ पे क्या मानते हैं, 1। अगेन यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है प्रोडक्ट के साइड में, 1। तो क्या यहाँ पे मास का डिफरेंस नहीं आ गया स्टूडेंट्स, हाँ, मास का डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो ये कैसी इक्वेशन आई, इसको हम कहते हैं स्केलेटल या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 हैं और राइट हैंड साइड में 1 है, बराबर नहीं है। तो ऐसी इक्वेशन, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज नॉट इक्वल ऑन द 2 साइड्स ऑफ द इक्वेशन, उसे हम क्या कहते हैं, स्केलेटल या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। डेफिनेशन लिख लेते हैं, बोल ही दिए तो लिख लेते हैं, ठीक है। सच
an equation in which the number of atoms of different elements, कितने भी हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है, इज नॉट इक्वल ऑन द बोथ यानी रिएक्टेंट के साइड भी और प्रोडक्ट के साइड भी, ठीक है, बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, इज कॉल्ड एन अनबैलेंस्ड और skeletal equations, ठीक है, क्या है ये, अनबैलेंस्ड और स्केलेटल इक्वेशंस, ऐसी इक्वेशंस जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के इक्वल नहीं है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में, उसे हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड और स्केलेटल इक्वेशंस। अब आप बोलोगे अनबैलेंस्ड है तो इसको बैलेंस कैसे करें, ठीक है, इसको बैलेंस कैसे करें, पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, चलो, तो एग्ज़ाम्पल देखने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, चलो वही लेते हैं जो हमने पढ़ रखा है, ठीक है, वही एग्ज़ाम्पल लेंगे जो हमने पढ़ रखा है। हम लेंगे जिंक को प्लस उसको हम रिएक्ट कराएंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, हमारे पास हमें पता है जिंक सल्फेट मिलता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज़ होती है, ठीक है, ये हमें पता है, हाँ हमें पता है, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे पहले आप लिखो एलिमेंट्स क्या क्या है आपके पास है जिंक, ठीक है, आपके पास ये देखिए है हाइड्रोजन, आपके पास है सल्फ़र, आपके पास है ऑक्सीजन, ये 4 आपके पास एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इन लेफ्ट हैंड साइड, यानी रिएक्टेंट्स के साइड में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट हैंड साइड, यानी कि प्रोडक्ट के साइड में कितने एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं वो लिखेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, पहले लेफ्ट हैंड साइड में देख लेते हैं, जिंक के कितने एटम्स हैं, कितने एटम्स हैं स्टूडेंट्स, ये देखो, सॉरी, हाँ कितने एटम्स हैं, सिर्फ एक, कुछ नहीं लिखा है, यानी कि एक, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, जिंक के कितने एटम हैं, एक, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2, H2 है यानी 2, यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 2, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हाँ। सल्फर के कितने एटम्स हैं, सिर्फ एक, कितने हैं, सिर्फ एक, अभी हम सिर्फ रिएक्टेंट्स के साइड में काउंट कर रहे हैं। ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, O4, यानी कि कितने हैं, 4, ठीक है। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड में, ठीक है, राइट हैंड साइड में अगर आप देखो तो जिंक कितना है, सिर्फ एक, हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ ये 2, कितने हैं, 2, सल्फ़र कितने हैं, यहाँ पे आ जाओ, सिर्फ एक, अगेन ये जो SO4 है स्टूडेंट्स, ये O के साथ 4 लगा है, ठीक है, S के साथ 4 नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, ये देखो 4। क्या यहाँ पे इस इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के दोनों साइड बराबर है या नहीं, इक्वल है या नहीं स्टूडेंट्स, है। जिंक लेफ्ट हैंड साइड 1 है, राइट हैंड साइड भी 1 है, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड 2 है, राइट हैंड साइड भी 2 है, सल्फर लेफ्ट हैंड साइड 1 है, राइट हैंड साइड भी 1 है, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड 4 है, राइट हैंड साइड भी क्या है, 4, ठीक है। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन,
ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। डेफिनेशन लिख लें, लिख लो, नोट डाउन करते रहना, ठीक है। सच ए केमिकल इक्वेशन, सच ए केमिकल इक्वेशन in which the number of atoms of each element on the both sides of the equation, both sides of the equations, ठीक है, इक्वेशन आएगा आई थिंक, हाँ अरे पूरा ही रब हो गया, इक्वेशन, ठीक है, आर इक्वल is known as balanced chemical equation, ठीक है, इज नोन एज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हाइलाइटर का कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये सही है, नहीं ये ठीक है, इज नोन एज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा बिटवीन अनबैलेंस एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो दोनों साइड, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड, वो इक्वल नहीं होते। अब ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, हो सकता है एक ही इक्वल ना हो, ठीक है। तो भी क्या है, वो कैसी इक्वेशन है, अनबैलेंस, या फिर कहो तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन ऐसी केमिकल इक्वेशन जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड, रिएक्टेंट्स की साइड और प्रोडक्ट की साइड, दोनों साइड क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या है, दोनों साइड इक्वेशन के इक्वल हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया है स्केलेटल और बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बीच डिफरेंस। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इमेज, यहाँ पे क्या है, 2H2 आपका रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। आपको क्या मिल रहा है, पानी, वाटर। ये कैसा है, बैलेंस्ड है। लेफ्ट हैंड साइड देखो कितने हाइड्रोजन है, 4। राइट हैंड साइड कितने हाइड्रोजन है, 4। लेफ्ट हैंड साइड कितने ऑक्सीजन है, 2। राइट हैंड साइड कितने ऑक्सीजन है, अब ये मत कह देना 1। यहाँ पे क्या है, ये बाहर क्या लिखा है, 2। 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कितने आएंगे, 2, ठीक है। ये भी कैसी इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है ये, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। हमने अनबैलेंस पढ़ा, हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन का थोड़ा इंट्रोडक्शन हमने ले लिया है, ठीक है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन है क्या, और उसको अगर वो अनबैलेंस्ड है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, तो उसे हम बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। तो और एक और चीज़, हाँ चलो ठीक है, इसे मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ आपको। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट इज स्टडीड इन क्लास 9। यही मैंने इंट्रोड्यूस करवाना था, पढ़ाती हूँ। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। क्लास 9th में स्टूडेंट्स आपने पढ़ रखा है कि जो मास है ना, आप मास को बना सकते हो, ना ही आप मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। आप मास को ना बना सकते हो, ना ही आप मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट present in the product of the chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactants. In other words, the number of atoms of each element remains the same before and after chemical reaction. Hence, we need to balance a skeletal chemical equation. Is the chemical equation 1.2 balanced? जो कि हमें पता है नहीं है. Let us learn about the balancing a chemical equation step by step. ठीक है, अब आप इससे पहले स्टेप बाय स्टेप लर्न करो, उससे पहले आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ज़रा सा रिवाइज करवा दिया जाए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
क्या कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कहता है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, ठीक है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, दैट इज द टोटल मास of products must be equal to the total mass of the reactants, ठीक है। अब ये सोचोगे कि हाँ मैम पढ़ा तो था, पर क्या था? इसको अच्छे से समझने के लिए आपको एक केमिकल इक्वेशन लेते हैं, दैट इज़, एक सेकेंड, ओके, हाँ, हमने लिया है हाइड्रोजन लो, क्लोरीन लो, ठीक है। आपका फॉर्म क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। अब पहले हम लेंगे रिएक्टेंट्स, ठीक है। रिएक्टेंट्स, अब ये बोल रहा है जो टोटल नंबर ऑफ मास है रिएक्टेंट्स की साइड, वो होना चाहिए, मस्ट बी, जो मास है मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास प्रोडक्ट की साइड, ठीक है। क्या कह रहा है? टोटल मास रिएक्टेंट की साइड होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास प्रोडक्ट की साइड, ठीक है। अब हम देख लें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड मास कितना है। अच्छा ठीक है, हाइड्रोजन का मास आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो रिवाइज करो इसको। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1U, ठीक है। क्लोरीन का मास कितना होता है? पीरियोडिक टेबल निकालो, उसमें सब लिखा होता है, ठीक है, 35.5U, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिएक्टेंट की साइड कितने हाइड्रोजन है? 2 हैं, तो इसका टोटल मास कितना हो गया? 2 × 1 दैट इज़ 2U, और क्लोरीन कितने हैं? अगेन 2, तो टोटल मास कितना हो गया? 2 × 35.5U दैट इज़ 70U, सॉरी 71U हो जाएगा। 35 2 × 70 होता है, 35.5 है तो फिर 71U। यानी कि रिएक्टेंट की साइड टोटल मास कितना हुआ? रिएक्टेंट की साइड टोटल मास हुआ आपका 2 हाइड्रोजन दैट इज़ 2U प्लस 2 क्लोरीन दैट इज़ 71U, आपका ये आ गया 73U। ये आ गया रिएक्टेंट की साइड का टोटल मास, ठीक है, आ गया। अब प्रोडक्ट की साइड जाते हैं। हमने देखा कि प्रोडक्ट की साइड कितने H हैं? 1 है, इसका मास कितना है? 1U। क्लोरीन कितने हैं? सिर्फ 1 है, मास कितना है? 35.5U, ठीक है। यानी टोटल मास इन द प्रोडक्ट की साइड में, टोटल मास जो प्रोडक्ट की साइड में है वो आता है 1U प्लस 35.5U, ये आ गया आपका 36.5U। क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा। टोटल मास नहीं कर रहा, इक्वल ही नहीं है। क्या बोल रहा है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन? मास को आप ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। यहाँ पे तो आधा मास डिस्ट्रॉय हो चुका है, आप डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते, तो आधा मास कहाँ पे गया यहाँ पे, ठीक है। प्रोडक्ट की साइड में क्या बोल रहा है? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। गड़बड़ हो गई। मैं बोल रहा था कि जो केमिकल इक्वेशन है हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आप मास को ना क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये इक्वेशन भी आप देखो कैसी इक्वेशन थी, स्केलेटल इक्वेशन थी स्केलेटल इक्वेशन, साफ साफ दिख रहा है ये एक स्केलेटल इक्वेशन है। यहाँ पे जो मास है प्रोडक्ट की साइड में, सॉरी एक सेकेंड, ये स्केलेटल इक्वेशन है। यहाँ पे जो मास है प्रोडक्ट की साइड में ये ऑलमोस्ट आधा है,
ऑलमोस्ट हाफ है जो रिएक्टेंट की साइड में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, कैसे कर सकते हो बैलेंस, 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है, यहाँ पे मैं 2 लगा दूँ, 2 लगा दूँ कॉफिशिएंट यहाँ पे 2 लगा दूँ, हो गए बराबर। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 2 लगा है ये सिर्फ हाइड्रोजन के साथ नहीं लगा है, जो कि कॉफिशिएंट आप लगाओगे वो हर एक एलिमेंट के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। हर एक एलिमेंट के साथ क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को इंक्रीज करेगा वो, ठीक है। तो 2 हो गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब क्या हो गया, जब यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई है आपके पास, तो यहाँ पे जो 36.5 U था आपके, ये भी क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 73 U। टोटल मास कितना आ जाएगा, 73 U आ गया। अब क्या ये रिएक्टेंट की साइड जो टोटल मास है वो प्रोडक्ट की साइड में जो टोटल मास है वो बराबर है। क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो हमारा बता रहा था कि टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमें बैलेंसिंग ज़रूरी है केमिकल इक्वेशन की, ठीक है। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन मीन्स मेकिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ये हम स्टडी कर चुके हैं। प्लस ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा याद रखना है, दैट इज़ मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट इज़ टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। हर एक केमिकल इक्वेशन इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी, इसलिए हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको, ओके। अब हम यहाँ पे जो ये तो चलो हमने बहुत इजी सा इक्वेशन लिया और हमने उसको बैलेंस कर दिया, ठीक है। अब हम ओके मैंने यहाँ पे एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया था कॉफिशिएंट। इसको स्टडी करने के लिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ठीक है। कलर चेंज करते रहते हैं मैम, जब देखो ऐसे ही थोड़ा डिफरेंस पता लगेगा, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या कहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है। ओके एक एग्जाम्पल आपको मैं बोलती हूँ कि फाइंड नंबर ऑफ एटम्स in 3H2SO4, ठीक है। इसमें फाइंड करो नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम हेडिंग दे देते हैं नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। वैसे तो हमें यहाँ पे एलिमेंट्स लिखने चाहिए थे, पर ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। पहले तो हम लिखेंगे कितने एलिमेंट्स हैं, नेक्स्ट हम लिखेंगे, ठीक है, उसके नंबर ऑफ एटम्स। तो एलिमेंट्स लिख दें। हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 3H2SO4 दिया है। कितने एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है, एक सल्फ़र है और एक ऑक्सीजन है। लिख दो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फ़र ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको काउंट करने हैं हर एक एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, काउंट करते हैं। हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन ये 3H2 ऐसे दिख रहा है, कितने एटम्स हैं इसमें हमेशा याद रखना ये जो 3 है कॉफिशिएंट, जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया वर्ड कॉफिशिएंट, ये किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये जो आपका नीचे लिखा है 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 6। यानी कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं हाइड्रोजन के, यहाँ हैं 6। एस ले लो, जो एस है आपको ऐसे दिख रहा है 3 बाहर, यहाँ पे H2 लिखा है, SO4 ऐसे लिखा है। एस के यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में कुछ है, कुछ नहीं है, तो इसको मान लो 1, ठीक है। यानी 3 इंटू 1 कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं, किसके, सल्फर के। जो भी यहाँ कॉफिशिएंट है स्टूडेंट्स, ये हर एक के साथ, ये हर एक का वो नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। सिर्फ हाइड्रोजन का नहीं कर रहा है, हर एक का नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। अब ऑक्सीजन लो, ऑक्सीजन कितने होंगे, 3H2SO4 लो, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 इंटू 4 कितने नंबर ऑफ एटम्स आए, 12। कितने नंबर ऑफ एटम्स आए, 12, ठीक है। अच्छा चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। आई होप आपको समझ आया कि कोफिशिएंट कैसे इंक्रीज़ करता है नंबर ऑफ एटम, कोफिशिएंट कैसे आप नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन ये सब निकाल सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आप आगे कंफ्यूज ना हो,
ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इन 5 HCl प्लस 3 H2O। इसमें फाइंड करें तो आप सोचोगे ये क्या आ गया, ये क्या आ गया। कोई बात नहीं, हम पहले लिखेंगे, इस बार कोई गड़बड़ नहीं, पहले हम लिखेंगे एलिमेंट्स, ठीक है, पहले हम लिखेंगे एलिमेंट्स, उसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये प्लस साइन आ गया, ठीक है। कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन है यहाँ पे, लिख लो हाइड्रोजन, क्लोरीन है यहाँ पे, लिख लो क्लोरीन, फिर से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिखा हुआ है, ऑक्सीजन है, लिख लो ऑक्सीजन, ठीक है। सबसे पहले हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है 5 HCl सॉरी प्लस, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 3 H2O। अब यहाँ पे कितने कितने आपको हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं इस वाले में, 5, मैंने बोला था यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 5 × 1 यहाँ पे 5 आ गए, प्लस साइन है, प्लस लगाओ, यहाँ पे कितने 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, हो गए। तो यानी कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम आ गए, 5 + 6 11, लिख दो यहाँ पे 11 नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। नेक्स्ट है क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन पे आ जाओ, फिर से ये एग्जांपल लिखो है 5 HCl + 3 H2O। कितने क्लोरीन है यहाँ पे, हमें पता है यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी सबस्क्रिप्ट 1 मानो, 5 1 ज़ा 5, और इस तरफ तो कोई क्लोरीन नहीं है, तो यानी नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ क्लोरीन 5, ठीक है। अगेन कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे देखो 3 × 1 3, ठीक है। तो कितने ऑक्सीजन आ गए 3। मेन इसका पढ़ाने का मतलब ये था कि अगर आपका रिएक्टेंस ऐसे आता है तो आपने यहाँ पे जो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन और यहाँ पे जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे, इसको क्या करना था, ऐड करना था, प्लस साइन से ऐड करना था, ठीक है। और फिर आपने लिखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स सॉरी एटम्स कितने हैं, ठीक है। अच्छा, अब तो आपको कोफिशिएंट का पता लग गया, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 5, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 3, ऊपर वाले एग्जाम्पल में कोफिशिएंट क्या था अगेन 3, ठीक है। क्या था, ये जो ये है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट, और ये जो नीचे वाला है ये 2 4 इसको हम क्या कहते हैं सबस्क्रिप्ट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसमें बता देती हूँ, ये 2H2O में इसको हम क्या कहते हैं सबस्क्रिप्ट, नीचे लिखा गया है तो सबस्क्रिप्ट, ठीक है, अंडरस्टूड, ओके। अब है हमारा द वर्ड इक्वेशन, नेक्स्ट पढ़ते हैं। मेथड्स मैं आपको बताऊंगी, 1-2 काइंड ऑफ मेथड हैं यहाँ पे, थोड़ा ये लेक्चर लंबा चला जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेथड्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। हमने स्टडी किए हैं रिएक्टेंट्स के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, बहुत इजी लेक्चर रहा है आज का, ठीक है। हमने 3 एक्टिविटीज़ की थी, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, ठीक है, हमें पता है शाइनिंग सरफेस है मैग्नीशियम रिबन का क्योंकि उसमें वाइट लेयर की कोटिंग होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड से कवर्ड होता है ताकि वो मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट ना कर जाए, ठीक है। तो उसको कोई एक्टिविटी करने से पहले उसको सैंड पेपर से क्लीन किया जाता है, ठीक है। जब आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो आपको क्या मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड में है उन्हें हम क्या कहते हैं रिएक्टेंट्स, जो राइट हैंड साइड में है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। द केमिकल सब्सटेंसेस टेकन ओरिजिनली विच में रिएक्ट टुगेदर, ये क्या है रिएक्टेंट्स, और जो न्यू केमिकल सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं उसे हम क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट है रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, ये भी एक्टिविटी हमने की थी। अगेन यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, और प्रोडक्ट क्या है लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ये जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं इनको सेपरेट किया जाता है एरो साइन से, किससे, एरो साइन से, हमेशा याद रखना, ओके। नेक्स्ट है रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी आपने स्टडी किया था जब ग्रैन्युलेटेड जिंक को आपने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया था तो जिंक सल्फेट मिला था और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई थी, ठीक है। जो हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज़ हुई थी ये आपको मैंने पढ़ाया था कि आप कैसे फाइंड करोगे, आप एक बर्निंग कैंडल उसके ऊपर रखोगे, जो हाइड्रोजन गैस है वो बर्न करेगी विद पॉप साउंड, कैसे पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी, तब आपको पता लग जाएगा कि वो क्या है हाइड्रोजन गैस है, ओके। नेक्स्ट है
आपका केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्यों लिखा जाता है, ठीक है। पहले हम जैसे लिख रहे थे, जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड गिव्स आउट हाइड्रोजन गैस, हम इस फॉर्म में लिख रहे थे, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखा। वर्ड इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस इन वर्ड्स, यानी हमने जिंक लिखा प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा, फिर उसके बाद हमने जिंक सल्फेट लिखा और उस पर हाइड्रोजन गैस लिखा, ठीक है, ओके। तो ये क्या था, वर्ड इक्वेशन, ठीक है। फिर इसको हमने सोचा कि ये तो और थोड़ा सा बड़ा है, इसको और थोड़ा छोटा करो, तो हमने क्या यूज़ किया, हमने सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज़ किया। ये शॉर्ट हैंड मेथड है स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ सिम्बल्स एंड फॉर्मूले ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। जिंक को हम Zn लिखते हैं, हमें पता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl के फॉर्म में लिखा जाता है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को एरो की हेल्प से सेपरेट किया जाता है, ठीक है। और फिर हमारे पास प्रोडक्ट निकल के आए, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस क्या कर गई, रिलीज, ठीक है, ओके। तो ये था शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। आगे हम सारे रिएक्शन शॉर्ट हैंड या फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में ही लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन में आपने पढ़ा था स्केलेटल या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में, ठीक है। क्या होती हैं, सपोज आपने मैग्नीशियम रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ, आपको मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे आप देखोगे तो ऑक्सीजन जो राइट हैंड साइड में है कितने हैं, 1, और जो लेफ्ट हैंड साइड में कितने नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के, 2, ठीक है। तो ये क्या है, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं, हम कहते हैं अनबैलेंस या फिर स्केलेटल इक्वेशन। सच एन इक्वेशन इन विच number of atoms of different elements is not equal on the both sides of the equation is called an unbalanced or skeletal equation, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक एग्जांपल लिया था बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया था, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी। हमने जब दोनों साइड चेक किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स, तो वो क्या थे, बराबर थे, ठीक है। सभी एलिमेंट्स क्या थे, बराबर थे। Such a chemical equation in which the number of atoms of each element on the both sides of the equation are equal is known as balanced chemical equation, ठीक है। फिर हमने सोचा, हमने पढ़ा कि बैलेंसिंग क्यों रिक्वायर्ड है, तो कहा कि आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट इज टोटल मास मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। बोला मास ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो हमने स्टडी किया विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म करता है, हाँ। तो हमने रिएक्टेंट के साइड में जब टोटल मास देखा, जब स्केलेटल इक्वेशन थी आपकी, सिर्फ स्केलेटल इक्वेशन थी तब, तो हमारे पास 73U करके क्या आया, टोटल मास, ठीक है। जब हमने प्रोडक्ट के साइड देखा था तो हमारे पास क्या आया था, टोटल मास 36.5U, ऑलमोस्ट हाफ। लेकिन हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। प्रोडक्ट के साइड में हाफ मास ही क्यों आया, ठीक है, कहाँ गया आधा मास। तो हमने क्या किया, इक्वेशन को बैलेंस किया बाय पुटिंग कोएफिशिएंट 2, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में कोएफिशिएंट 2 लगाया, तो हमने फिर आपका टोटल मास निकाला, दोनों साइड टोटल मास कितना आया, 73U। यानी कि अब यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है केमिकल इक्वेशन, हेंस द इक्वेशन इज बैलेंस्ड इक्वेशन। आपको मैंने कोएफिशिएंट के साथ इंट्रोड्यूस करवाया, तो उससे आप नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाल सकते हो, जैसे आपने H2SO4 में निकाला, ठीक है। अगर आप जो आपका कोएफिशिएंट है वो हमेशा जो है जैसे कि आपका बाहर लगा है तो हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर आपका सबस्क्रिप्ट में 2 है तो 3 2 ज़ा 6, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आए, 6। अगर आपका सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे सल्फर के नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसको आप क्या मानोगे, 1, क्या मानोगे, 1, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ सल्फर एटम्स थे यहाँ पे, 3, ठीक है। वैसे ही हमने एक और दिया था यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स, जहाँ पे रिएक्टेंट पूरा एक से ज़्यादा रिएक्टेंट थी। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जब आपने निकाला तो आप यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 प्लस 3 2 ज़ा 6, यानी कि ऐड होगा बीच में, ठीक है। ये दो क्या होंगे, ऐड होंगे, 5 के साथ ये 6 ऐड होगा, तो आपका टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने आए, 11, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे हाउ मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस, और उसको कैसे, हाउ टू बैलेंस देम, कुछ एग्जांपल्स हम स्टडी करेंगे, ठीक है। आपको आराम से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। बस आपको कोएफिशिएंट पता होना चाहिए, सबस्क्रिप्ट पता होना चाहिए, कैसे नंबर ऑफ एटम्स आप निकालते हो, ठीक है। उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। ओके, सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।